हेलो दोस्तों, आज हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो लास्ट में हम देख रहे थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसे अदिश गुणन कहते हैं, उसके थ्योरी को हम समझ गए थे। अब उसी के आगे हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, अपने को दे रखा है यहाँ पर एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स यानी कि बल दे रखा है। अगर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की, तो डी एस वेक्टर दे रखा है। ये दे रखा है आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, आपका ये दे रखा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। तो देखिए, यहाँ से जो वर्क डन आपको मिलेगा यानी कि कार्य मिलेगा, वो एक्चुअली में इसके हिसाब से आपका डी डब्ल्यू मिलेगा। अगर हम डी डब्ल्यू की बात करें तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम बताए थे आपको गुणा करते वक्त कि आई का आई में, जे का जे में और के का के में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स ये आएगा प्लस इसका गुणा करेंगे तो एफ वाई डी वाई ये आएगा। अगर इन दोनों का गुणा करें तो एफ जेड डी जेड ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आगे की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि एफ एक्स आपका वेरिएबल है, यानी कि जब बल आपका परिवर्ती हो, यदि बल परिवर्ती हो, यहाँ पर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे यदि बल परिवर्ती हो, यानी कि हम बोलेंगे इफ फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर आपका फोर्स यानी कि बल वेरिएबल हो तब क्या होगा? तो देखिए, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये डी डब्ल्यू है। अगर हमें वर्क डन निकालना हो, अगर कार्य निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, यानी कि इसका समाकलन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी डब्ल्यू, क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब इसका भी आप समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने बोला कि अगर फोर्स वेरिएबल है, यानी कि अगर बल परिवर्ती है तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए, इन तीनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, अलग अलग इनका समाकलन कर दीजिए। तो आप रखेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस में यहाँ पर एफ वाई डी वाई आप ये रखेंगे प्लस में यहाँ पर आप रखेंगे एफ जेड डी जेड आप ये रखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये अगर वेरिएबल फोर्स हो तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर जब लिमिट की बात आएगी तो लिमिट कैसे रखेंगे उसको देख लीजिए। यहाँ पर जो भी रखना होगा 0 से W जो दिया होगा उसके हिसाब से। अगर यहाँ की बात करें तो लोअर लिमिट आपका x1 हो सकता है और अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट y1 हो सकता है और अपर लिमिट y2, लोअर लिमिट z1 हो सकता है और ये अपर लिमिट z2 ये हो सकता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेट आप करेंगे तो आपका वर्क डन यानी कि कार्य निकल के आ जाएगा। यहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें तो हम बोलेंगे यदि बल अपरिवर्तित यानी कि अचर हो, यदि बल अपरिवर्तित हो यानी कि अचर, यदि बल अपरिवर्ती हो, हम कहेंगे इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर आपका बल कांस्टेंट यानी कि अपरिवर्ती हो, उस टाइम क्या करेंगे? देखिए, उस टाइम आप करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब देखिए जब आपका फोर्स अपरिवर्ती यानी कि कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, ये डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे
फिर लिखेंगे एफ वाई, फिर डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिखेंगे एफ जेड, डी जेड को आप इंटीग्रेट कर देंगे। अगर लिमिट की बात करें तो फिर से x1 ये x2 जैसा दिया होगा उसी के हिसाब से y1 y2 z1 और ये z2 इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन अपना किस तरीके से आता है। यहाँ पर देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखिए ये अपने से बोल रहा है कि जैसे अपने को फोर्स दे दिया गया है, बल दे दिया गया है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया गया है फोर्स। ठीक है, बोल रहा है कि इस बल के द्वारा किसी पार्टिकल को ए से बी तक ले जाया जाता है। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपका 1,1,1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3,2, ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस बल के द्वारा किसी पार्टिकल को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम देखेंगे W इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू लिख दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, आप ये करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कैलकुलेट करना उसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ए और नहीं ठीक है चल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, देखिए हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, ये x दिया है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x dx, क्योंकि ये dx लिखना पड़ेगा वेरिएबल फॉर्म में, मतलब dx को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। f दिया है f dx, ये देखेंगे जब ये वेरिएबल हो तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर x की बात करें तो देखिए ये है आपका x1, ये है y1 और ये है आपका z1, ये होता है। इसकी बात करें तो ये x2 y2 और ये z2 ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x1 यहाँ पर x1 रखेंगे, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये रखिए प्लस में आप ये रखेंगे। अब देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर डी वाई, ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे y1 की बात करें तो ये 1 है और y2 की बात करें तो ये 3 है, फिर प्लस यहाँ पर आप करेंगे जैसे ये z है तो z लिखेंगे, फिर dz लिखेंगे। लोअर लिमिट की बात करें तो 1 है, z1 के प्लेस पे 1 और z2 के प्लेस पे 2, ये दे रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर आप 0 से w ले लीजिए, आपको इसका पता है कि dw का w होता है, तो w यहाँ पर 0 से w तक, ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। लोअर लिमिट की बात करें तो 1 है, अपर लिमिट की बात करें तो 2 है, प्लस में y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y की पावर 3/2। लोअर लिमिट की बात करें तो 1, अपर लिमिट आपका 3, प्लस में z का क्या होगा z स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट आपका 1 है और अपर लिमिट आपका 2 है, ये हो गया। यहाँ से आप w रखेंगे तो w माइनस w के प्लेस पे 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए x की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा, बीच में प्लस है। y के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब बाई 2 माइनस y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 2, ये आएगा, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए z के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस z के प्लेस पे 1 तो 1 स्क्वायर बाई 2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आएगा। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, दिख रहा है, हम सोचे कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। हाँ जी, ये आपका आएगा w इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 कितना होगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ये आएगा, फिर प्लस में 3 का क्यूब कितना होगा 27/2 माइनस 1 का क्यूब 1 तो 1/2, ये आपका आएगा।
फिर यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना होगा 2, 4/2 तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ से W बराबर आएगा 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, प्लस में 27 में से 1 घटाएंगे तो 26/2 बचेगा, 26/2 का मतलब 13 ये बचेगा, प्लस में ये आपका 2 दूनी 4 में से 3, 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे तो 3/2, तो यहाँ पर भी 3/2 रहने दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी 3/2, इसको जैसे वैसे रहने दीजिए। सबके नीचे 2 है तो 3 3 6 और 26 6 कितना होगा 32, तो 32/2 कितना आएगा 16, यानी कि 16 जूल। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ से कितना 3/2 26, 26 6 3 26 नहीं कितना आएगा 13 3 16। ठीक है यार, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, हालांकि आंसर सही ही होगा। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने दे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इतना आप तक अभी कॉपी करिए, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। देखिए इसमें अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें जितना आपको थ्योरेटिकल पार्ट है यही एक तरीके से होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप सोचें कि केवल और केवल परिभाषा और चीज़ें लिखवाई जाएं तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, केवल न्यूमेरिकल की वजह से ये चैप्टर बड़ा हो जाता है, अदरवाइज बड़ा नहीं होता है। अगर आप न्यूमेरिकल केवल ना करें ना तो 9th में भी ये चैप्टर है, आप ये मान के चलिए कि उतना ही छोटा चैप्टर ये भी है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कण पर 4I + J न्यूटन का बल लगाकर उसे 3I + 2J मीटर से 4I + 13J मीटर स्थिति तक विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर हम बल की बात कर रहे हैं तो F वेक्टर आपका दे रखा है यहाँ पर 4I + J, इतना न्यूटन दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाता है, यानी कि A से B तक ले जाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर A से B तक ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे अगर A की बात करें तो A वेक्टर आपका दे रखा है यहाँ पर 3I + 2J ये दे रखा है। B वेक्टर की बात करें तो B वेक्टर आपका दे रखा है यहाँ पर 14I + 13J ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, यानी कि AB वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर दिया और AB वेक्टर निकालना है तो आपको पता है कि इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। B वेक्टर माइनस A वेक्टर करते हैं तो B में से A घटाएंगे, यानी 14 में से 3 घटाएंगे तो 11I बचेगा, प्लस 13 में से 2 घटाएंगे तब भी 11J बचेगा, ये बचेगा। तो ये आपका आ गया है। ठीक है, ये बल दिया है, ये विस्थापन, इसको आप बोल सकते हैं S वेक्टर। ठीक है, अगर हम वर्क की बात करें तो ये होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यही होता है, ये हमने देखा था। अगर ये कैलकुलेट करना हो तो देखिए ये आपका फोर्स है तो ये लिखेंगे 4I + J, ये फिर डॉट लिखेंगे, S कितना दिया है 11I + 11J ये दिया है। ठीक है, 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है ना, 44 ये आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे, इसके आगे 1 है तो 1 का 11 में करेंगे तो 11 आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 55 जूल आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया जाता है इस बल के द्वारा तो इतने जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया।
चलिए एक और एनसीईआरटी बुक है हमारा, एनसीईआरटी का ये 6.1 एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखिए, ये आपको दिया गया है, मतलब बुक में ही बोल रहा है कि किसी कण पर आरोपित बल F बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप ये दे रखा है। कण में विस्थापन यानी कि d वेक्टर दिया है, इसको s या d आप लिख सकते हैं। 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप ये बोल रहा है कि उत्पन्न करता है, विस्थापन उत्पन्न करता है। ज्ञात कीजिए बल द्वारा कृत कार्य। पहले पार्ट की बात कर रहा है कि बल द्वारा किए गए कार्य को बताइए। तो यहाँ से देखिए W बराबर आपका आता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, ये आएगा। अब यहाँ पर जब आप करेंगे डॉट करेंगे तो 5 तिहाई 15 ये आएगा, प्लस में 4 चौक को 16 ये आएगा, प्लस नहीं माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 5 तिहाई 15 तो माइनस 15, 15 से 15 कैंसिल, तो ये आ गया 16 जूल। यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा, 16 जूल के बराबर, ये जूल है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। यहीं पे अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है, बोल रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए कोण निकालना हम सिखाए थे आपको, बल और विस्थापन इन दोनों के बीच का कोण निकालना हो तो हम बोले थे कि कॉस थीटा बराबर आपका आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन में एफ वेक्टर का मॉड, फिर मॉड डी वेक्टर का मॉड, ये यही हुआ। अब देखिए एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना दिया है, 16 जूल, तो यहाँ पर रखेंगे 16 बटे में एफ वेक्टर का मॉड। अब इसका मॉड निकालना पड़ेगा, तो मॉड कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर का मॉड निकालते समय हम यहाँ पर देखते थे, हम इसी को कर रहे हैं, रूट में लिखते थे ये है तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद देखिए -5 है तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर ये लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो यहाँ पर देखिए 16 9 25 और 25 25 50, तो रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 आ गया एफ वेक्टर का मॉड, यानी कि 5 रूट 2 आप ये लिखेंगे, फिर इनटू यहाँ पर अब डी वेक्टर का मॉड हमें निकालना है। डी वेक्टर का मॉड क्या आएगा, तो इसे हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पर हम डी वेक्टर का मॉड अगर देखें तो डी वेक्टर का मॉड आएगा रूट में इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, इसका यानी कि ये 4 का स्क्वायर प्लस इसका यानी कि 3 का स्क्वायर, ये आएगा। 5 5 25, 4 चौक को 16, 3 3 9, 9 और 16 25 और 25 25 50, तो रूट 50 आएगा। तो रूट 50 को 5 रूट 2 आप लिख सकते हैं, यानी कि ये फिर से आ गया 5 रूट 2। बात समझ में आ रही है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे 5 5 25 और रूट 2 का रूट में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 16 बटे में 50 आएगा। ठीक है, 16 बटे में 50, यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ये आएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 16 बटे में 50, इतना आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है, ये आंसर हो गया। इसी में एक पार्ट और दिया है कि एफ वेक्टर का डी पर प्रक्षेपण क्या होगा। एफ वेक्टर का डी पर प्रक्षेपण क्या होगा, जरा इस चीज को आप गौर से समझिएगा। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए अब जो पूछ रहा है हम उसी का आंसर देंगे। ये सी की बात कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि ये डी है, ये डी वेक्टर है, ये आपका एफ वेक्टर है, इसका प्रक्षेपण इसके ऊपर पूछ रहा है। ठीक है,
देखिए इन दोनों के बीच का अगर कोण हम थीटा मान लें तो इसके ऊपर प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, परछाई की बात कर रहा है। तो परछाई जो इसकी आएगी वो आएगा इसके ऊपर एफ वेक्टर कॉस थीटा, एफ वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि ये आएगा अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर ये एफ वेक्टर है तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा, ये हम देखे थे। तो एफ वेक्टर कॉस थीटा आपका ये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी लेंथ की बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी रही होगी। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, मॉड से। तो एफ वेक्टर का मॉड अभी देखा था कि 5√2 था। कितना था, 5√2 ये था। अब यहाँ पर हम जिस प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रक्षेपण कितना आपका दे रखा है, प्रक्षेपण आपका दे रखा है एफ कॉस थीटा, ये और मॉड के फॉर्म में ये रहेगा। एफ की वैल्यू 5√2 है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 16/50, 16/50 ये आएगा। 5 दहाँ पे 50, 2 पचे 10 और ये आएगा 2 अठे 16, यानी कि आंसर आएगा 8√2/5, इतना आएगा। ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। बस चीज़ों को समझना है कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब चलिए हम इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे भी आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे रहेंगे जो हम आपको होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड करेंगे, आप उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए यहाँ पर अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बोल रहा है कि एफ वेक्टर जो आपका दे रखा है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ये दे रखा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये A है, ये एक पॉइंट B है। बात समझ में आ रही है? ये A और B है। यहाँ पर देखिए अगर A की बात करें तो A आपका दे रखा है 1,1,1, B की बात करें तो 2,3,2 आपका ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इस पार्टिकल को अगर A से B बिंदु या पॉइंट तक ले जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए W बराबर आप लिखेंगे F वेक्टर डॉट D वेक्टर या S वेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम D की बात करें तो D वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB वेक्टर, और AB वेक्टर में हमने आपको बताया था कि B में से A को घटाना होता है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 - 1 i कैप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यानी कि 1 i कैप। अब डायरेक्ट समझिएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 j कैप आप ये लिख दीजिए। प्लस में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 k कैप आप ये लिख दीजिए। यानी कि अगर हम AB वेक्टर या D वेक्टर की बात करें तो D वेक्टर आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ये आपका आ गया। यहाँ से अगर वर्क डन की बात करें तो F वेक्टर कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ये दे रखा है। यहाँ पर डॉट अगर हम D वेक्टर की बात करें तो i कैप 2j कैप प्लस k कैप ये आपका दे रखा है। तो W बराबर आपका आ गया। अब देखिए i का i में गुणा करेंगे, j का j में करेंगे और k का k में करेंगे, तो 2 एक कम कितना होगा 2, बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस में तो प्लस, 3 दूनी कितना होगा 6, फिर प्लस 4 एक कम 4। ठीक है, 6 4 10, 2 कितना होगा 6 4 10 2 12, तो 12 जूल ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 12 जूल। हाँ जी, अब हम आगे देखेंगे कि स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।
हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, यानी कि स्प्रिंग बल द्वारा ना, स्प्रिंग बल द्वारा, यानी कि हम बोलेंगे कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, यानी कि स्प्रिंग बल के द्वारा किस तरीके से कार्य कैलकुलेट किया जाता है, इस चीज़ को देखेंगे। पहली बात, यहाँ पर कुछ बातें बेसिक हैं स्प्रिंग के बारे में, उसे ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग नियतांक k दिया होता है। अगर इस टाइम बात करें, ना तो आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं ना तो दबा रहे हैं, तो ये इसकी नेचुरल पोजीशन होती है, नेचुरल पोजीशन, या इसी को अपन नेचुरल लेंथ, जो इसकी लेंथ है ना, इसको नेचुरल लेंथ भी मान सकते हैं। तो आपको नेचुरल लेंथ या नेचुरल पोजीशन देखे तो आप ये समझ जाना कि स्प्रिंग अपने न्यूट्रल पोजीशन में है, ठीक है ना, यहाँ पर है। ना तो स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया है, ना तो दबाया है, ना तो खींचा है, ठीक है। अब देखिए कहानी आगे शुरू क्या होती है कि इसी स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, यानी कि एलोंगेट करते हैं। हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं और खींच के ये लेके गए, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। और इसको हमने कितना खींचा है वो ज़रा देख लीजिए। हम मान लेते हैं इसको हमने x यूनिट खींचा है। कितना खींचा है? x यूनिट खींचा है, ये खींच दिया। अब यहाँ पर समझिएगा, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, मतलब हम आगे की तरफ बल लगा के खींच रहे हैं। तो जो बल हम लगा रहे हैं ना, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स बोला जाता है, जिसको F एक्सटर्नल लिखते हैं। इसको आप बाह्य बल भी बोल देते हैं, तो यही है बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं इधर की तरफ। अब देखिए स्प्रिंग, आपने देखा होगा कि जब आप स्प्रिंग को ऐसे तानते हैं या खींचते हैं, जब छोड़ते हैं ना, तो तुरंत पीछे की तरफ भागती है। तो पीछे की तरफ किसकी वजह से भागती है उसे ज़रा देखिए, क्योंकि पीछे की तरफ स्प्रिंग भी बल लगा रही होती है, इसको अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ या नेचुरल पोजीशन तक ले जाने के लिए लगातार स्प्रिंग बल लगा रही होती है। और किधर की तरफ? पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एफ स्प्रिंग या स्प्रिंग बल, ये, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ गई? तो ये कहानी होती है। अब यहाँ पर हम बल देख लेते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना होगा, मतलब आप जो आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो कितना आखिर लगा रहे हैं उसको ज़रा समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहे हैं, स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, पीछे की तरफ। आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ते जाती है, आपको बल उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपने देखा होगा। यानी कि हम इधर की तरफ ज़्यादा बल लगा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा बल कब लगाएंगे? जब स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। तो स्प्रिंग भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, पीछे की तरफ। तो देखिए आप इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं आगे की तरफ, यानी कि इसको विस्थापित किधर या डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं? आगे की तरफ। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रही है? पीछे की तरफ। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये पीछे की तरफ ज़्यादा लगेगा। देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आप डिस्प्लेस यानी विस्थापित इधर कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। अब -x के का क्या मतलब है कि इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर? पीछे की तरफ। और माइनस से पता चलता है कि ये पीछे की तरफ लगाता है, ठीक है ना, मतलब अपने नेचुरल पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसको k बोलते हैं, और ये -x है। तो ये F स्प्रिंग बराबर आ जाएगी -kx, ये आ जाएगा। F स्प्रिंग क्या हो गया? -kx, इतना बल लगाएगी।
तो स्प्रिंग जो पीछे की तरफ बल लगाती है ना वो माइनस के एक्स के बराबर लगाती है। के क्या था, वही स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा कि जो के है ना इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको स्प्रिंग का बल नियतांक भी बोला जाता है। मतलब वही बात है, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक ये बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके जो केस होते हैं, खींचने वाला और दबाने वाला, मतलब कंप्रेस और एलोंगेट करने वाला, इन केसेस को अपन देखेंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो एफ स्प्रिंग आता है वो आपका आ जाता है माइनस के एक्स के बराबर। किसके बराबर, माइनस के एक्स के बराबर ये आ जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, हम एलोंगेशन का केस देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात अब ध्यान से आप समझिएगा, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, हम केस दे रहे हैं एलोंगेशन का, एलोंगेशन यानी कि विस्तार या खिंचाव वाला। स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, या खिंचाव, या इसी को बोला जाता है विस्तार, ठीक है। हाँ ये, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस पोजीशन पर था, ठीक है ना। आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ तक स्प्रिंग को लेके गए, ठीक है ना, और यहाँ से जो लेंथ थी मान लीजिए यहाँ तक x यूनिट तक, या बीच में आप ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, आप थोड़ा सा खींचे और यहाँ तक खींच के ले गए, थोड़ा सा आपने और स्प्रिंग को खींच दिया, थोड़ा सा और खींचा। कितना खींचा आपने, x dx, छोटा सा को ना अपन dx बोलते हैं, इसी को डेल्टा x भी बोला जाएगा। तो आपने डेल्टा x लिखिए या dx लिखिए, ये छोटे पार्ट को ही दिखाता है। तो dx हमने खींचा। जब आप थोड़ा सा खींचेंगे बल लगा के तो आपको वर्क भी ना थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आप इसीलिए जो वर्क करेंगे वो dw, यानी कि थोड़ा सा वर्क करेंगे, और वर्क कितना होगा, dw, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ले लेते हैं कि आपने क्या किया, थोड़ा सा खींचा dx, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 0 पोजीशन थी और ये x इक्वल्स टू x थी। आपने कितना खींचा, dx, तो वर्क कितना किया, dw। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपने वर्क किया dw, फोर्स कितना लगाया था, F स्प्रिंग, और वर्क कितना किया, dx। ये आपका कार्य हो गया। लेकिन हमें ओवरऑल कार्य निकालना है ना, कि यहाँ से यहाँ तक खींचने में स्प्रिंग, जब हम खींचते हैं तो स्प्रिंग द्वारा कितना वर्क किया जाता है, ये तो अपने को देखना है ना। तो इस तरीके से पूरा देखने के लिए आप इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। x इक्वल्स टू जब 0 था, जब ये पोजीशन थी तो आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब आप x इक्वल्स टू x तक गए ना तो आपने कार्य w किया। कितना w कार्य किया, w। बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो w आएगा इज इक्वल्स टू f स्प्रिंग, इसको 0 से x रखिए, f स्प्रिंग के जगह माइनस के एक्स रखेंगे, आगे dx, ये आपने रखा, ठीक है। W बराबर ये आपका आएगा, माइनस के एक्स को आप बाहर ले लीजिए, ले सकते हैं, के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा x dx, ये बचा 0 से x। तो W बराबर आ गया माइनस के, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 से x तक, 0 से x तक ये लगाएंगे। तो W बराबर आपका आ गया माइनस के। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे, x, तो x स्क्वायर बाई 2, बीच में माइनस, x की जगह आप रखेंगे 0, तो 0 स्क्वायर बाई 2 आप ये लेंगे, ये आ जाएगा माइनस के, ये x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और इससे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि स्प्रिंग द्वारा यहाँ से यहाँ तक जब स्प्रिंग खींचते हैं स्प्रिंग को, तो जो स्प्रिंग द्वारा पीछे की तरफ कार्य किया जाएगा
वो होगा -12 क्या होगा, -12 के बराबर ये कार्य होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी को समझाते हैं। तो एलोंगेशन वाला केस समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं कि जो स्प्रिंग द्वारा कार्य किया जाता है वो -12 के बराबर काम किया जाता है। ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा, आगे के न्यूमेरिकल्स में ये काम करेंगे। देखिए हम एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन हाँ, अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब ध्यान से समझ में आना चाहिए। अगर सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देख रखे होंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, इसी में इसी को ज़रा समझते हैं हम अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं, ये आपका नेचुरल लेंथ था यही, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि थोड़ा सा इसको यहाँ तक खींचा एक बार, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ये ओरिजिन यानी कि ओ था, ये ए मान लेते हैं। फिर हमने क्या किया, कुछ देर बाद फिर मन किया ना कि थोड़ा सा और खींच लें, तो आप यहाँ तक खींच के लेके गए, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी लेंथ थी वो x1 थी, और यहाँ से जो इसकी B पॉइंट की जो लेंथ थी वो x2 थी, ये लेंथ थी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि फर्स्ट में ये बोल रहा है कि वर्क डन फ्रॉम O to A, अगर स्प्रिंग को O से A तक खींच के लेके जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। B की बात करते हैं, वर्क डन फ्रॉम O to B यानी O से B तक खींच के ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। C की बात करते हैं, वर्क डन फ्रॉम A to B यानी कि A से हमने एक बार खींच रखा है, फिर खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो चीज़ अपने को देखनी है। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर हम फर्स्ट की बात करें, इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं कि वर्क फ्रॉम O to A, O से A तक लेके जाते हैं तो स्प्रिंग द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा उसको देखिए। देखिए आपको पता है -12K, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K दे रखा है, K x², यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 है तो x1 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। B की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम O to B, ये कितना आएगा तो -12K। अच्छा बताइए O से B तक की लेंथ कितनी है, तो आप x1 + x2 रखेंगे ना, तो यहाँ पर x1 + x2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब जाके प्रॉब्लम होती है C में। C वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। वर्क फ्रॉम A to B की बात कर रहा है। इसको देखिए, हमने पहले ही आपको एक चीज़ बोला था कि यहाँ पर आप रखेंगे A से B तक वाले में ना, तो कैसे रखेंगे, WAB बराबर ये इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A से B की बात करेंगे, F स्प्रिंग कितना होगा -KX, और ये DX ये रखेंगे, अरे वही होगा जो आप जानते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जब ये रखेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर क्या रखेंगे A, तो A नेचुरल से इसकी लेंथ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखेंगे। जब भी आपको लेंथ मेजर करनी हो स्प्रिंग में ना, आप हमेशा नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ से ही लेंथ देखेंगे, दूरी नापेंगे। दूरी आप कहीं से A से B मत लीजिएगा, हमेशा O से देखिएगा, O से A, लोअर लिमिट कितना है x1 आएगा,
फिर अगर अपर लिमिट की बात करेंगे तो अपर लिमिट भी यहीं से मेजर की जाएगी। भले ये निकालना है एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, x1 प्लस x2, यानी कि अपर लिमिट x1 प्लस x2 ये आपका आएगा। ठीक है, ये देखिए जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आएगा। अब हम लिमिट रखेंगे तो नीचे क्या होगा x1 और ऊपर क्या होगा x1 प्लस x2 ये आएगा। अब देखिए माइनस के ये आ गया। अब यहाँ पर आप रखिए x के प्लेस पे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी x1 प्लस x2 का बाई 2 का, अरे यार, का स्क्वायर बाई 2 ये होगा। फिर माइनस रखेंगे x के प्लेस पे x1, तो x1 का स्क्वायर बाई 2 आप ये रखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, बराबर माइनस के, यहाँ पर आप दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो k बाई 2 आ जाएगा। इसको आप रखिए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आप ना बस इतना ही याद रखिएगा, वर्क फ्रॉम A टू B। ये देखिए अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है। ये कुछ समय पहले ये जेईई मेन में ये क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ साल पहले आया था। मतलब ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं आया था, बस ये वाला हिस्सा आया था और इसी वाले हिस्से में हम गलती करेंगे स्ट्रांगली। अगर मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ तो आपको उसी तरीके से लेना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, ठीक है ना। एक नोट इसके बाद आप देख लीजिए, इसको आप समझ गए, कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। और एक नोट हम आपको बताते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं, हम अभी तक देख रहे हैं कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य निगेटिव आ रहा है। तो आपसे ये पूछता है कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है क्या? तो नोट में आप लिखेंगे कि स्प्रिंग बल द्वारा, स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये सही बात है कि गलत बात है। तो इसका अगर आंसर की बात करें ना तो ये गलत बात है, यानी कि फॉल्स है। हमेशा निगेटिव नहीं आता है। इन चीज़ों को, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इसे समझते हैं और इसे गलत कैसे ठहराते हैं। देखिए आप, मतलब ऐसे समय एक आदमी था ना, स्प्रिंग को दबा के रखे पड़ा था। आप बस देखे कि वो दबा रहा है, तब तक नहीं देखे, दबा के रखे पड़ा है। उसने स्प्रिंग को छोड़ा। जब वो स्प्रिंग को छोड़ेगा तो स्प्रिंग इधर की तरफ आएगी। स्प्रिंग बल किधर लगा रही? इधर की तरफ। और स्प्रिंग बल लगा रही इधर की तरफ, और विस्थापन भी किधर हो रहा है? इधर की तरफ। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी इधर हो रहा है, और स्प्रिंग फोर्स भी किधर लगा रही है? इधर की तरफ लगा रही है। तो दोनों कैसे हो गए? इसी डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री आएगा। और 0 डिग्री का मतलब cos 0 डिग्री क्या होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए ये केस आता है कि अगर कॉम्प्रेस करके रखा गया है या एलोंगेट करके रखा गया है, कॉम्प्रेस करके रखा गया हो या एलोंगेट करके रखा गया हो, दोनों पोजीशन में आप देखेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू, मतलब ये होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। इन केसेस में क्या होता था ना कि विस्थापन इधर होता था लेकिन बल अपोजिट दिशा में, बल विपरीत दिशा में लगता था, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा निगेटिव होता है। हमेशा निगेटिव नहीं होता, ये आपने देखा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कंप्रेशन का केस देख लेते हैं कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं।